भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने, और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की अमर गाथा। इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं तो कभी कभी उनमें खून की गंध और चीखें सुनाई देती हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मौर्य साम्राज्य के संरक्षण में राजधानी उज्जैनी और अवंतिका दोनों ने समृद्धि के शिखर को छुआ। सम्राट अशोक के धर्म और व्यापार की गूंज ने अवंतिका को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया था, लेकिन अशोक के उत्तराधिकारियों की दुर्बलता ने उस विशाल प्राचीर में दरारें पैदा कर दी थी, जिसे चंद्रगुप्त और चाणक्य ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। मौर्यों के पतन और शुंग वंश के कमजोर पड़ते ही भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं से एक ऐसा तूफान उठा जिसने आर्यावर्त की संस्कृति और स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया। ये थे शक। मध्य एशिया के वे बर्बर आक्रांता थे जिनके गुरों की टापों ने सिंध से लेकर मालवा तक की धरती को थर्रा दिया था। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे अवंतिका का वह अंधकारमय दौर जब उज्जैनी की गलियों में उस विदेशी शत्रुओं का अट्टहास गूंज रहा था। यह कहानी है उस पराजय की, उस अपमान की और उस सुलगती हुई आग की जिससे विक्रमादित्य जैसा महानायक जन्म लेने वाला था। सीमाओं का टूटना, शकों का भारत में प्रवेश। ईसा पूर्व पहली शताब्दी। ये केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं था, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक अस्तित्वगत संकट का उदय था। आर्यावर्त, जो कभी मौर्यों के छत्र तले एक अभेद्य दुर्ग जैसा था, अब उसकी प्राचीरें ढह रही थीं। हिंदू कुश के दर्रों से जो ठंडी हवाएं आ रही थीं, वे अपने साथ केवल बर्फ नहीं बल्कि मध्य एशिया के उन क्रूर कबीलों की हुंकार ला रही थीं जिन्हें इतिहास शक के नाम से जानता है। ये शक कोई साधारण आक्रामक नहीं थे। मध्य एशिया के उन निर्दयी और शुष्क मैदानों में, जहां प्रकृति ही मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु होती है, वहां इन्होंने जन्म लिया था। उनके लिए महल की दीवारें कमजोरी का प्रतीक थीं। उनकी सुरक्षा उनकी गति में थी। उनका पूरा जीवन उनके घोड़ों की पीठ पर बीतता था। उनके धनुषों की टंकार उस समय की सबसे बड़ी सैन्य तकनीक थी। लेकिन शक स्वेच्छा से भारत नहीं आए थे। इतिहास का एक चक्र पीछे घूम रहा था। सुदूर पूर्व में यूची जनजातियों के भीषण आक्रमणों ने शकों को उनके चरागाहों से बेदखल कर दिया था। जब एक पूरा जन समुदाय बेघर होता है तो वो केवल शरणार्थी नहीं रहता, वह एक विद्रोही बन जाता है। शकों का विस्थापन एक भूखे शेर जैसा था जो नए शिकार की तलाश में दक्षिण की ओर मुड़ा। बल्ख की समृद्ध बस्तियां धू धू कर जल उठीं। बैक्ट्रिया के ग्रीक शासन का गौरव मिट्टी में मिल गया और गांधार की धरती रक्त से लाल हो गई। अंततः उनकी निगाहें सिंधु नदी पर टिकीं। सिंधु, जो हजारों वर्षों से भारत की रक्षक रही थीं, अब बेबस थीं। जब शकों के हजारों घोड़ों ने एक साथ सिंधु के जल को मथा तो वो दृश्य एक प्रलय जैसा था। भारत उस समय एक राजनीतिक शून्य में था। मौर्यों का वह लौह प्रशासन अब केवल धूल भरी पांडुलिपियों में जीवित था। शुंग वंश आंतरिक विद्रोहों और कमजोर उत्तराधिकारियों के जाल में फंसा था। सीमांत प्रदेश अनाथ थे। पाटलिपुत्र, जो कभी पूरे एशिया का केंद्र था, अब अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पर आंसू बहा रहा था। शकों ने इस बिखराव को देखा और भांप लिया कि ये सोने की चिड़िया अब अपने पंख फड़फड़ाने के लायक भी नहीं बची है। उन्होंने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटा, एक उत्तर की ओर तक्षशिला को रौंदने के लिए और दूसरी सबसे शक्तिशाली शाखा मालवा के हृदय उज्जैनी को निगलने के लिए। अवंतिका का शकों के हाथों पराजित होना भारतीय सैन्य और राजनीतिक इतिहास की एक बड़ी घटना थी। अगर हम इसका निष्पक्ष विश्लेषण करें तो पतन के कारण अत्यंत गहरे थे। पहला कारण था युद्ध कला में बदलाव। मौर्य काल तक भारतीय सेनाएं हाथियों और विशाल रथों पर निर्भर थी। शक अपने साथ मध्य एशियाई अश्वारोही
धनुर्विद्या लेकर आए थे। उनके घोड़े छोटे लेकिन अत्यंत फुर्तीले थे। उनके धनुर्धर चलते हुए घोड़े से सटीक निशाना लगाने में माहिर थे। अवंतिका की भारी सेना इस गतिशीलता का मुकाबला नहीं कर पाई। दूसरा प्रमुख कारण था प्रशासनिक विखंडन। मौर्यों के जाने के बाद भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं बची थी। अवंतिका एक द्वीप की तरह अकेली रह गई थी। ना तो सातवाहनों ने और ना ही मगध के बचे खुचे शासकों ने उज्जैन की मदद की। शकों ने क्षत्रप प्रणाली लागू की, जहां एक सैन्य यानी कि एक गवर्नर, क्षत्रप जिसे कहते हैं, पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करता था। यह प्रणाली अत्यंत कठोर थी, जिसका उद्देश्य केवल शोषण करना था। उज्जैनी का पतन और गर्दभिल्ल का शासन। उज्जैनी उस समय के भारत का वह रत्न जिसकी चमक रोम तक पहुंचती थी। ये वह नगर था जहां क्षिप्रा नदी के तट पर धर्म, दर्शन और व्यापार का संगम होता था। यहां के बाजारों में दक्षिण के मोती, पूर्व का रेशम और पश्चिम का सोना बरसता था। लेकिन इतिहास का एक क्रूर नियम है, अत्यधिक वैभव अक्सर सतर्कता को लील जाता है। गर्दभिल्ल वंश का शासन उज्जैनी पर था। राजा वीर थे, लेकिन वे उस बदलती हुई सैन्य राजनीति को समझने में विफल रहे जो सीमाओं पर आकार ले रही थी। अचानक एक सुबह उज्जैनी की प्राचीरों से शकों के झंडों की धूल दिखाई दी। घेराबंदी ऐसी थी कि परिंदा भी पर न मार सके। महीनों तक नगर को भूखा रखा गया। रसद मार्ग काट दिए गए। क्षिप्रा का जल शकों के पहरे में चला गया। उज्जैनी की गलियां जो कभी उत्सवों के गीतों से गूंजती थीं, अब मृतप्राय सन्नाटे में डूबी थीं। माताओं की आंखों में अपने बच्चों के लिए डर था और पुरुषों के चेहरों पर लाचारी। जैन ग्रंथों के कालकाचार्य कथानक के अनुसार विदेशी शाही शक राजा जब नगर में दाखिल हुए तो वह कोई जीत नहीं बल्कि एक कत्लेआम था। गर्दभिल्ल का राजमहल अपवित्र किया गया, मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया गया और अवंतिका की पवित्र भूमि पर विदेशी ध्वज फहराया गया। उज्जैनी जो कभी स्वतंत्र चेतना की राजधानी थी, अब शकों के दमनकारी बूटों के नीचे कराह रही थी। अपमान की अग्नि और सरस्वती का शाप। शकों का शासन केवल कर वसूलने तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य इस भूमि की आत्मा को कुचलना था। वे जानते थे कि जब तक भारत की सांस्कृतिक जड़ें मजबूत हैं, उनका शासन अस्थायी है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्रहार किया मर्यादा और धर्म पर। ब्राह्मणों और विद्वानों को बाजारों में अपमानित किया गया। जिस शिक्षा व्यवस्था पर उज्जैनी को गर्व था, उसे तहस नहस कर दिया गया। त्योहारों पर पाबंदी लगा दी गई और पवित्र अनुष्ठानों पर भारी विदेशी कर लगा दिया गया। यह वह दौर था जब धर्म रक्षा के नाम पर भी लोग बोलने से डरते थे। इसी कालखंड में वह मर्मस्पर्शी घटना घटती है जिसे इतिहास सरस्वती के अपमान के रूप में याद करता है। शकों ने इस आंतरिक फूट का भरपूर लाभ उठाया। उन्होंने दिखाया कि वे न केवल योद्धा हैं, बल्कि वे मनोवैज्ञानिक युद्ध के भी माहिर हैं। उज्जैनी की गलियों में अब शकों की भाषा बोली जाने लगी थी। महाकाल का मंदिर, जो कभी ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, अब विदेशी सैनिकों के घेरे में था। मालवा की जनता के लिए यह केवल हार नहीं थी, यह एक ऐसा घाव था जो हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा था। लेकिन इसी अपमान की राख के नीचे एक चिंगारी सुलग रही थी। शकों के उज्जैन आगमन ने यहाँ की सामाजिक संरचना को गहरे घाव दिए। शक शुरू में अपनी बर्बर पहचान लेकर आए थे। वे उज्जैनी की महानता और धन वैभव से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने यहाँ के संसाधनों को लूटना अपना अधिकार मान लिया। इस प्रक्रिया के शुरुआती दौर में जो रक्तपात हुआ, उससे मालवा की सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। अवंतिका की कृषि, जो कभी राज्य की रीढ़ थी, पूरी तरह ठप हो गई, क्योंकि शक सैनिक अक्सर किसानों के लहलहाते खेतों को अपने घोड़ों के चारागाह में बदल देते थे। व्यापारिक मार्ग, जिन पर कभी मौर्यों का कड़ा पहरा होता था, अब असुरक्षित हो गए थे, क्योंकि शकों के विभिन्न कबीलों के बीच आपसी संघर्ष अक्सर राहों पर, सड़कों पर ही लड़े जाते थे। यह दौर अवंतिका के लिए केवल एक राजनीतिक हार नहीं, बल्कि यह उनके आत्मसम्मान
और पहचान की पूर्ण मृत्यु जैसा था। इसी अपमान की राख से विक्रमादित्य के प्रतिशोध का जन्म होना अनिवार्य था। अंधेरे में एक किरण, विक्रमादित्य का निर्वासन। जब पूरी उज्जैनी शकों के सामने नतमस्तक थी, तब एक युवा राजकुमार ने झुकने से इनकार कर दिया। वह था विक्रम, गर्दभिल का पुत्र। पिता के पतन और राज्य के विनाश ने उसे एक ही रात में किशोर से वयस्क बना दिया था। जिस रात उज्जैनी के महलों में शकों की जीत का अट्टहास गूंज रहा था, उसी रात विक्रम ने चुपचाप नगर की सीमा लांघी। यह पलायन कायरता नहीं थी, यह एक महायुद्ध की तैयारी का पहला कदम था। निर्वासन के वे वर्ष विक्रम के लिए कठोर तपस्या के समान थे। वह महलों की मखमल छोड़कर विंध्याचल के बीहड़ों और घने जंगलों में रहा। उसने आदिवासियों के साथ कंदमूल खाए, गुफाओं में रातें बिताईं और प्रकृति के कठोरतम नियमों को सीखा। इन जंगलों में विक्रम ने केवल अस्त्र चलाना नहीं सीखा, बल्कि उसने समय को पढ़ना सीखा। उसने समझा कि शकों को केवल वीरता से नहीं, बल्कि एक संगठित विचारधारा और नवीन युद्ध शैली से हराया जा सकता है। उसने देखा कि शक अपनी गति पर गर्व करते हैं, तो विक्रम ने अपनी रणनीति को उनसे भी अधिक गतिशील बनाने का निश्चय किया। भूख ने उसके संकल्प को फौलाद बना दिया। अपमान की यादें उसकी तलवार की धार बन गई। वह मालवा के गांव-गांव में भेष बदल कर गया, लोगों के दुख सुने और उनकी आंखों में फिर से स्वतंत्रता का सपना बोया। वह समझ चुका था कि उज्जैनी को बचाने के लिए उसे केवल एक सेना नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन खड़ा करना होगा। विक्रम अब केवल एक राजकुमार नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था, उस प्रतिरोध का जो मिटता नहीं। शकों ने उज्जैन पर पकड़ बनाए रखने के लिए एक बहुत ही जटिल तंत्र विकसित किया था। वे जानते थे कि उज्जैनी की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने भय और निगरानी का रास्ता चुना। उज्जैनी के हर महत्वपूर्ण चौराहे और सराय पर शक गुप्तचर तैनात रहते थे। व्यापारियों पर भारी कर लगाने के साथ साथ शकों ने यहाँ की पारंपरिक न्याय व्यवस्था को भी नष्ट कर दिया। अब न्याय महाकाल की धरती के नियमों से नहीं, बल्कि शक क्षत्रों की सनक से होता था। विक्रमादित्य ने निर्वासन के दौरान शकों की इसी प्रशासनिक मशीनरी का अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि शकों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी आपसी फूट और विलासिता है। उज्जैन की सत्ता पाते ही शक क्षत्रप शराब और सुरा सुंदरी के मोह में पड़ गए थे, जिससे उनका सैन्य अनुशासन ढीला पड़ने लगा था। विक्रमादित्य ने इसी ढिलाई को अपना हथियार बनाने की योजना तैयार की। उन्होंने जनता के बीच यह संदेश फैलाया कि विदेशी शासन अस्थायी है और धर्म की वापसी निश्चित है। संकल्प और संगठन, मालवगण का पुनर्गठन। अब समय था बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोने का। विक्रम ने मालवगण की उस प्राचीन भावना को जगाया जो मौर्य काल से पूर्व भारत की शक्ति हुआ करती थी। उसने वनों की गहराई में गुप्त प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं थी, यहाँ केवल स्वतंत्रता ही एकमात्र धर्म था। रात के सन्नाटे में जब शक सैनिक मदिरा के नशे में चूर होते, तब जंगलों में लोहार दिन रात तलवारें और भाले ढालते थे। विक्रम ने शकों की ही तकनीक, तेज तर्रार घुड़सवार और छोटे धनुष को अपनाया, लेकिन उनमें प्राण फूंके भारतीय शौर्य के। उसने युवाओं को संगठित किया, उन्हें गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध की बारीकियां सिखाईं। मालवा के हर घर से एक योद्धा तैयार हो रहा था। किसान दिन में हल चलाता और रात में तलवार। महिलाएं संदेश वाहक का काम कर रही थीं। सूचनाओं का एक ऐसा जाल बुना गया कि शकों को खबर भी नहीं लगी कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने वाली है। विक्रम ने उज्जैनी के भीतर भी अपने गुप्तचर फैला दिए थे, जो हर क्षण की खबर उसे दे रहे थे। अंततः महाकाल के मंदिर की गुप्त कोठरी में एक अंतिम शपथ ली गई। जब तक एक भी शक इस भूमि पर है, तब तक मालवा चैन से नहीं सोएगा। यह केवल एक युद्ध की तैयारी नहीं थी, यह एक नए युग का जन्म था। उज्जैनी के प्राचीरों पर खड़ा शक पहरेदार देख रहा था कि रात कितनी शांत है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह उस प्रलय से पहले की शांति है जो शकों के अस्तित्व को भारत के मानचित्र से सदा के लिए मिटाने वाली थी।
विक्रमादित्य का सबसे बड़ा योगदान युद्ध के मनोविज्ञान को समझना था। शकों की ताकत इनकी गति थी, जिसे उन्होंने भारतीय हाथियों के खिलाफ सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। विक्रमादित्य ने अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने हाथियों की जगह छोटे और फुर्तीले मालवी घोड़ों को महत्व दिया। उन्होंने अपनी सेना को रात के अंधेरे में लड़ना सिखाया, जिसको छापामार युद्ध कहते हैं, जो उस समय की पारंपरिक भारतीय युद्ध कला में आम नहीं था। इसके अलावा विक्रमादित्य ने सूचना युद्ध का सहारा लिया। उन्होंने शकों के कैंपों में यह अफवाहें फैला दी कि मालवा की धरती पर कोई देवीय शक्ति जाग गई है जो विदेशियों का अंत करेगी। इससे शक सैनिकों के मनोबल में गिरावट आने लगी। विक्रमादित्य ने केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि शास्त्र और बुद्धि से भी शकों को घेरना शुरू किया। यह एक अघोषित युद्ध था जो उज्जैनी की मुक्ति से पहले ही शुरू हो चुका था। अवंतिका अब एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रही थी। ऊपर से शान दिखने वाली उज्जैनी के भीतर प्रतिशोध की लहरें हिलोने दे रही थी। उसमें शकों को लग रहा था कि उन्होंने भारत के हृदय को जीत लिया है, लेकिन वो अनजान थे, अनभिज्ञ थे कि भारत की गलियों में एक ऐसा सूर्य आकार ले रहा है जो उनके साम्राज्य को भस्म कर देगा। क्या विक्रमादित्य अपनी छोटी सी सेना के साथ शकों के विशाल टिड्डी दल को हरा पाएंगे? क्या उज्जैनी को उसका खोया हुआ गौरव वापस मिलेगा? और वह कौन सा पल था जब एक साधारण सा राजकुमार इतिहास का सबसे महान सम्राट विक्रमादित्य बन गया? अगले एपिसोड में देखिए महायुद्ध, शकों का विनाश और विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने, और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की अमर गाथा।